सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आपने ये मुहावरा सुना होगा, अक्सर सुना होगा, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूत। मुल्क की सियासत पर अगर मैं कहूँ ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे मेरी बात से। जब किसी सियासी जमात का आप ये नोट करें, आपने किया भी होगा कि कोई फ़ायदा होता है किसी भी सियासी जमात का, तो जिस ज़राए से उस जमात को फ़ायदा हो रहा होता है तो वो उस सोर्स को दुरुस्त कहता है, जायज़ कहता है, परफेक्ट कहता है, आइडियल कहता है, कानूनी करार देता है, यानी हर लिहाज से अच्छा। लेकिन जब उसकी मुखालिफ जमात वही सोर्स का इस्तेमाल करके कामयाबी हासिल करती तो फिर वही जो सोर्स होता है वो क्या हो जाता है, नाजायज़ हो जाता है, बहुत बुरा हो जाता है, गैर कानूनी हो जाता है, गलत हो जाता है हर लिहाज से, यानी जायज़ नहीं नाजायज़ तरीन हो जाता है। अब सेनेट इंतखाबात में पैसा चला, धांधली की सुनामी ने मेरिट की धज्जियाँ उड़ा के रख दी, सबको पता है। हुकूमत ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाती रही, सेनेट में हफीज़ शेख साहब को शिकस्त हुई और हुकूमत के अपने बंदे उससे हाथ कर गए, यानी धोखा दे दिया। अब इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब समेत तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है सख्त गुस्से में है और उसने निज़ाम पर सवाल भी उठा दिए, सिस्टम पर सवालात उठाने शुरू कर दिए, बड़े सख्त सवालात। लेकिन जब वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ा तो उस वक्त वज़ीर आज़म को 2 इजाफी वोट मिल गए, तो हुकूमत ने अपोजिशन को हारा हुआ करार दे दिया। अब मैं किसी आपको पता है कि लगी लिपटी की आदी नहीं हूँ, मैं वही बात करती हूँ हमेशा जिसे मैं दुरुस्त समझती हूँ, मुझे सही लगती है। अब उसूली नज़रिए के ऐनक से अगर देखा जाए नाजरीन, जो हुकूमत को अगर हम देखें तो हुकूमत को अपनी कामयाबी पर खुश होने के बजाय ये सोचना चाहिए कि वो लोग जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाले तो बिकाऊ माल गलत, और वही लोगों ने जब इमरान खान को वोट डाला तो फिर हुकूमत के नज़दीक ये ज़मीर फरोश नहीं रहे। और जब इन्हीं तहरीक इंसाफ के लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला तो फिर ये हुकूमत और बिलखुसूस वज़ीर आज़म की जानिब से ज़मीर फरोश करार दिए गए। गौर करें इस बात पे, यानी लोग वही हैं। अब ठीक इसी तरह ऑपोजिशन का भी यही हाल देखने में आता है कि जब तहरीक इंसाफ के लोगों ने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया तो PDM ने उनके अमल को ज़मीर की आवाज़ करार दिया। यही नहीं बल्कि PDM ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो क्या था कि तहरीक इंसाफ के जो बागी अरकान हैं, प्राइम मिनिस्टर और उनकी नाकिस कारकर्दगी, बुरी परफॉर्मेंस, माठी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिए। और जब एतमाद के वोट वाले दिन उन्हीं बाज़मीर वोटर्स ने इमरान खान के हक़ में वोट दिया तो फिर PDM एजेंसियों को दरमियान में ले आई। फिर अपोजिशन ने हुकूमत पर उन बागी अरकान पर दबाव का इल्ज़ाम लगा दिया। अच्छा, कौमी असम्बली के स्पीकर ने यहाँ तक कह दिया कि वज़ीर आज़म को पढ़ने वाला एक भी एतमाद का वोट गलत हुआ तो वो इस्तीफ़ा दे देंगे। हो सकता है कि असद कैसर साहब की बात का मतलब ये हो कि किसी रुकन के साथ वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट देने के हवाले से ज़बरदस्ती नहीं हुई, लेकिन उसूली बात यह है कि बेशक बागी अरकान के साथ दबाव वाला मामला ना भी हो, लेकिन ये वही अरकान है ना जिन्होंने अपनी जमात के साथ धोखा किया, हाथ किया। और वज़ीर आज़म तो धोखा करने वालों को कहते हैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं नहीं करते माफ़। और उन्होंने 2018 के, आपको याद होगा, सेनेट इंतखाबात में अपने 20 ज़मीर फरोशों के खिलाफ एक्शन लिया था और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़। और अब तहरीक इंसाफ यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी? हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, कब करेगी कार्रवाई, करेगी या नहीं करेगी? अगर करेगी तो कब करेगी? सबको इंतज़ार है। अब देखिए कि क्या इन ज़मीर फरोशों के खिलाफ कार्रवाई होती है, नहीं होती है, अगर होती है कब होती है, किस हद तक वो कार्रवाई होती है, किस किसी होती है। फ़िलहाल इसके आसार, जो हकीकत है वो ये है कि इसके आसार नज़र नहीं आते। लेकिन अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन कमीशन से नाअहल हो जाते हैं तो फिर खुद ब खुद तहरीक इंसाफ के बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक क्लिप होगा, ज़रा ये देखिए। अच्छा, सुना आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की जो वीडियो सेनेट इलेक्शन से कुछ दिन पहले मार्केट में दस्तयाब हो गई थी, आ गई थी, जिस पर हुकूमत ने, आपको याद होगा कि बहुत शोर मचाया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो सेनेट की नशिस्त जीतने के लिए ज़मीरों का बाकायदा सौदा कर रहे हैं, ये वीडियो इस बात का मुँह बोलता सबूत है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी बातें की गई। तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा कि इस वीडियो को लेकर बड़े हाथ पाँव मारे, बड़ी कोशिश की कि किसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को उनके बेटे की वीडियो मंजर-ए-आम आने के बाद नाअहल किया जा सके, लेकिन बना कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं करवा सके। अब चूंकि मामला इलेक्शन कमीशन में है
और इलेक्शन कमीशन में वो जो वीडियो स्कैंडल है उस पर आज की जो पेशरफ्त है हौसला अफजा नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के लिए ठोस सबूत मांगे हैं। ठोस सबूत मांगते हुए पीटीआई की एक दरख्वास्त मुस्तरद भी कर दी है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कहा गया है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि अली हैदर की वीडियो में ना पैसों का जिक्र है, ना वोट मांगने का जिक्र है, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को जो तरमीम शुदा दरख्वास्त है वो भी जमा करवाने की हिदायत की है। लेकिन यहाँ पे अहम बात, ज़रा गौर कीजिएगा, अहम बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जी फ़ारूक हबीब और मलिका बुखारी की यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल कराने की जो दरख्वास्त है वो फौरी तौर पर समाअत के लिए मंजूर हो गई है, जिसकी समाअत कल है। कल की तारीख में उसकी समाअत होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अभी जो गिलानी साहब है ना, उनके सर पर ख़तरे की तलवार अभी भी लटक रही है। अभी उन्हें मुकम्मल कह रहे हैं कि क्लीन चिट नहीं मिली है, और कल की समाअत में बहुत कुछ हो सकता है। ये जो कहती है ना मरियम नवाज साहबा बार बार आर या पार, वो तो कभी हुआ ही नहीं आर पार, हर बात पे यू टर्न लिया उन्होंने, जो कहती रही उसके मुख्तलिफ ही हुआ, ऑपोजिट ही हुआ, उलट ही हुआ। लेकिन यहाँ पे वाकई वो जो आर या पार वाला जुमला होता है ना, वो मामला बन सकता है, आर या पार। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे की वीडियो पर जो रिमार्क्स दिए हैं उसमें हुकूमत को, गवर्नमेंट को साफ साफ हिदायत ये की गई है कि उसके पास इस हवाले से कोई ठोस सबूत अगर हैं तो पेश करें। सिर्फ ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसला नहीं हो सकता। अब इस सारी सिचुएशन को अगर देखा जाए, इस सूरत हाल में अगर एक मिनट के लिए मान लिया जाए, मान लेते हैं कि हुकूमत का पलड़ा भारी है, और फ़र्ज़ कर लेते हैं, चले फ़र्ज़ तो कुछ भी किया जा सकता है ना, क्या फ़र्ज़ कर लें कि हुकूमत यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को नाअहल करवाने में अगर कामयाब हो जाती है, लेकिन ये हुकूमत की किसी भी तौर पर जीत नहीं होगी, बल्कि ये हुकूमत की हार होगी, बिल्कुल हार, जिसमें हुकूमत को घर भी जाना पड़ सकता है। ये ऐसी हार साबित होगी, और ये हैरानी की बात होगी आपके लिए नाजरीन। बिल्कुल जाहिर सी बात है ना कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर गिलानी साहब नाअहल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वोटर्स की ख़रीदो फ़रोख्त साबित हो गई, और जो लोग तहरीक इंसाफ के बिके, जिन्होंने अपने ज़मीरों के सौदे किए, जिन्होंने कहा कि जी हमारा ज़मीर फॉर सेल है, अपने ज़मीर के रेट लगवाए मार्केट में, अब अगर ये साबित हो जाता है कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ के बिके, तो जाहिर सी बात है कि वो भी गिल्टी हैं, और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और वो भी नाअहल हो जाएंगे। ऐसे में हुकूमत के कौमी असम्बली में अपने पास इक़्तिदार रखने के हवाले से नंबर क्या कम नहीं होंगे, यकीनी तौर पर नंबर कम होंगे। जब नंबर कम हो जाएंगे तो हुकूमत अपनी अक्सरियत खो बैठेगी, सिंपल सी बात है। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो सिर्फ नाअहल होंगे ना, और चेयरमैन सेनेट नहीं बन सकेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ इस सिचुएशन में अपनी खो सकती है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाअहल होने और ना होने पर दोनों सूरतों में ऑपोजिशन, क्लियर सी बात है, ये ऑपोजिशन विन विन की पोजीशन में होगी, और हुकूमत के लिए ये ज़्यादा खसारे का सौदा हो सकता है। और शायद ये वजह कि इमरान खान साहब ने, जो उनके बागी अराकीन हैं, उनके खिलाफ जो उनका सख्त मौक़िफ़ होना चाहिए था, जो कि लोग उम्मीद भी करें, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि वो करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, धांधली को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक्शन लेना बनता है उनका, ऐसा लोग सोच रहे हैं क्योंकि खान साहब का इमेज इस तरह का है। लेकिन उन्होंने उस सख्त मौक़िफ़ को नरम कर लिया, क्योंकि वो भी अंदर की पूरी कहानी जानते हैं कि क्या क्या कुछ हो सकता है। खान साहब का क्लिप होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का ज़रा चलाइएगा जी। तो सुना आपने, खान साहब ने जब कौम से खिताब किया तो उस वक्त उनके जज्बात जो हैं हम कह सकते हैं कि कुदरती थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया, और सेनेट में पैसा चला जिसे रोकने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो इलेक्शन कमीशन पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए यहाँ तक कहा कि इसकी वजह से हमें अपने बागी अरकान का पता नहीं लग सका, जबकि कहने वाले क्या कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को पता है कि वो कौन से ज़मीर फरोश हैं। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट चाहिए था तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन ज़मीर फरोशों को माफ़ करते हुए कहा कि अगर बागी अरकान उनको एतमाद का वोट दे देते हैं तो वो उनको माफ़ कर देंगे, और फिर हुआ भी ऐसे ही। अब हुकूमत अपने बागी अरकान को लेकर खामोश हो गई है, और वज़ीर-ए-आज़म साहब तो उसूलों पर समझौता करते ही नहीं है। जो उसूलों पे समझौता कर ले उनका नाम इमरान खान साहब कैसे हो सकता है? इमरान खान तो उसूलों पे समझौता नहीं करता ना, तो फिर अब इन्हें किस बात ने रोक लिया? कैसी बात है, और ये कौन सी बात है जिसने इमरान खान को रोक लिया कि वो अपने ज़मीर फरोश मेंबरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें? अब ज़ाहिर सी बात है कि अगर उन अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाती है तो मैंने पहले भी आपको क्लियरली बताया, फिर हुकूमत अपने पाँव पर खड़ी नहीं रह सकेगी। वो जो नंबर है वो कम हो जाएगा,
और अभी भी आए दिन जो इत्तेहादी हैं वो आपको पता है कि किस तरह ब्लैकमेल ही कर रहे होते हैं, आपके सामने ही पूरी सिचुएशन, बहुत सी खबरें सामने आती हैं। और शायद इसी बात ने अब वज़ीर-ए-आज़म साहब को खामोश करवा दिया है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पे कि नंबर कम हो जाएं, और अब वो इसी वजह से समझौते की सियासत पे यकीन करने लगे हैं, जिसकी एक मिसाल परवेज़ खटक साहब की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की ऑफ़र करना। लेकिन हुकूमत को ये पता नहीं है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब PDM की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार हैं। अब वो इमरान खान साहब जो PDM के सरबराह के सख्त खिलाफ थे, अब उन्हें ज़रूरत पड़ने पर गले लगाने को तैयार हो गए। मतलब इमरान खान साहब उनको गले लगाने के लिए तैयार हो गई। बात लोगों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि इमरान खान साहब का जो इमेज है वो सूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, समझौता नहीं कर सकते इस तरह। अब ये वही PDM के सरबराह जो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहते रहे, लेकिन क्या कहें, कहते हैं ना कि सियासत और जंग में सब चलता है, सब बिक, जैसे कि सेनेट इंतखाबात में नून लीग का टिकट चलता है और बिकता है। ये नून लीग की नायब सदर का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। सुना आपने मरियम साहब। अब अगर तहरीक इंसाफ कहती है कि सेनेट में PTI की टिकट चली है, तो नून लीग इसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम देती है, इसे धांधली कहती है। लेकिन चूंकि बात खुद अब इस पर आ पड़ी, तो इस वजह से मुस्लिम लीग नून अपने दिफा में, अपने डिफेंस में मुख्तलिफ बहाने तराश रही है। माहिर कानून एतजाज़ अहसन साहब क्या कहते हैं, वो कह चुके हैं बाकायदा क्लियरली कि नून लीग की नायब सदर के इस बयान पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन हरकत में आ सकता है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हरकत में आना चाहे तो आ सकता है, गौर करें मेरे जुमले पे। और नून लीग मुश्किल में आ सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर हरकत में आना चाहे। अब नून लीग ने टिकट चलाया और इसका टिकट चल गया, लेकिन इसको मिला क्या? क्या अहम सवाल है, मिला क्या? तानू मिलिया की कुछ भी नहीं। अब चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उम्मीदवार हैं, जबकि डेप्यूटी चेयरमैन के लिए PDM की जानिब से नामजद उम्मीदवार JUI से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं। अब सवाल है कि नून लीग इस सारे मामले में कहाँ गई? नून लीग किधर है? मुस्लिम लीग नून का कोई उम्मीदवार नहीं है, यहाँ खड़े हैं आप लोग। यानी सेनेट को लेकर नून लीग के साथ एक्चुअली वो कहते हैं ना, जो हाथ हो रहा है वो नून लीग के साथ हो रहा है, या फिर इनका इस्तेमाल हो रहा है। और सितम देखिए नाजरीन, वही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिनको नून लीग के कायद ने नाअहल करवाया, और फिर उन्होंने ही खुद अपने हाथों से गिलानी को सेनेटर भी बनवाया, और अब उनको चेयरमैन सेनेट बनवाने की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं। अब लगता है कि जरदारी साहब ने बहुत ही उम्दा तरीके से कहने कि नून लीग से अपना बदला प्यार ही प्यार में ले लिया, और इसको पता भी लगने नहीं दिया। जरदारी साहब का तो पता है ना फिर आप सब। अब यानी हम कह सकते हैं कि नून लीग को टिकट चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, और ना नून लीग की चेयरमैन सेनेट या डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के हवाले से टिकट। लेकिन नून लीग की नायब सदर के बयान के आप कह लें कि बेबुनियाद दिफा ने पूरी नून लीग की नाक जरूर कटवा दी। एहसन इकबाल साहब का रस्तू पाकिस्तान का, नेशनल रस्तू पाकिस्तान का क्लिप होगा, ज़रा देखिएगा। सुना आपने कि एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं कि नून लीग की नायब सदर ने टिकट चलने वाला बयान ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से दिया था, ना कि उनका बयान सेनेट इंतखाबात के हवाले से था। ये अरस्तू पाकिस्तान, मैं इनको ऐसे ही नहीं कहती हूँ, नेशनल अरस्तू पाकिस्तान के ज़हीन ही इतने हैं कि इनकी जहानत का मुकाबला को कैसे कर सकता है। और उनकी इस बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि वाकई बहुत ज़हीन है। और मोहतरमा की गुफ्तगू सुने तो साफ साफ पता चलता है कि वो फातिहाना अंदाज में तकरीर कर रही थी और सेनेट इंतखाबात में अपनी जीत के शादियाने बजा रही थी। अब इसे क्या कहें आप, बहुत इमेच्योर बात कहें तो गलत नहीं होगा। अब इतनी बचकाना बात की जा रही है कि वो टिकट चलने वाली बात ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कर रही थी। मतलब मैं क्या कहूँ, अरस्तू पाकिस्तानी कह सकती हूँ आपको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। अब इस बात को मेरे ख्याल से कोई मानने वाला तो नहीं है, आपने कह दी और लोगों ने मान लिया, ऐसा तो नहीं ना होता एहसन इकबाल साहब। नून लीग की नायब सदर तो अब ये भी नहीं मानेंगी ना कि वो उस इलेक्शन कमीशन को, जिसके आजकल वो बहुत गुण गा रही हैं, माजी में पीछे वो उसी इलेक्शन कमीशन की अपने बयान के जरिए ईंट से ईंट बजाती नहीं थकती थी, मानेंगी अभी मरियम नवाज साहिबा? कल तक मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन को क्या कहती थी? जानिबदार। और आज यही इलेक्शन कमीशन बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा चंगा हो गया, ताड़े लिए न्यूट्रल हो गया। क्या बात है आप लोगों की, बखरे लोग हैं आप लोग। अब वो कहते हैं ना नाजरीन के रंग बदलता है आसमान कैसे कैसे, ठीक उसी तरह वो मुहावरा बड़ा फिट आता है यहाँ पे इन लोगों पे। इसी तरह ये जो हमारे सियासतदान है ना, इनके सियासी बयान, इनके नज़रियात आए रोज़ तब्दील होते रहते हैं। देखते हैं कि हवा का रुख किस समत पर है और जो इनका मुफाद होता है जिस तरह से होता है, उस लिहाज से ना इनके रोज़ की बुनियाद पर
सुबह शाम, बल्कि कह लें कि दिन में 2-2 दफ़ा भी इनके नज़रियात तब्दील हो सकते हैं। सुबह कोई नज़रिया, दोपहर को कोई नज़रिया, शाम को कोई और रात को कोई, ऐसे चलता है। और जब नून लीग सियासी महाज पर नाकाम होने लगती है तो फिर वो इदारों पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। जब इनको कुछ समझ नहीं ना आती तो फिर क्या करते हैं कि अपनी तोपों का रुख इदारों की तरफ कर लेते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने शाहिद खान अब्बासी साहब को। नून लीग की नायब सदर ने अभी हाल ही में हुकूमत पर क्या इल्ज़ाम लगाया कि वो इदारों को दरमियान में लाती हैं और इसी वजह से DG-ISPR को कहना पड़ा कि हमें सियासत में मत घसीटे, जबकि DG-ISPR की गुफ्तगू का महवर हुकूमत नहीं थी बल्कि वो लोग थे जो आए रोज़ पाक फ़ौज पर बिला जवाज़ इल्ज़ामात लगाते हैं। और अब शाहिद खान अब्बासी साहब बाकायदा DG-ISPR का नाम लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने सियासत में मुदाखलत ना करने की बात की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद के वोट के हवाले से जो कुछ हुआ वो उनके बयान की खुली खिलाफ वर्जी है। यानी शाहिद खान अब्बासी साहब ये कहना चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट दिलाने में भी एस्टैब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया। अब इनसे कोई पूछे कि अल्लाह के बंदो, ज़हीन बंदो, इंतहाई वखरे किस्म के ज़हीन और इंटेलिजेंट बंदो, कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ही मुदाखलत करती, अगर एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करती ना तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत ही ना पड़ती, फिर ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन जहाँ अपोजिशन नाकाम हो जाए वहाँ अपनी नाकामी मानने की बजाय क्या करते हैं, तोपों का रुख इदारों की तरफ कर देते हैं। और जहाँ से जीत रही हो वहाँ तो सब ठीक है, वहाँ तो जारी बात है, जब ये जीत रहे होंगे तो फिर तो सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, आइडियल है, कानूनी है, जमहूरी है, बहुत ही अच्छा है। अब नून लीग की नायब सदर से मेरा एक सवाल है कि DG-ISPR का नाम लेकर कौन इदारे को दरमियान में ला रहा है। अब ये तो नून लीग की नायब सदर के अपनी पार्टी के ही है ना, या कह दें कि हमारी पार्टी से इनका कोई ताल्लुक ही नहीं, हम जानते ही नहीं है इन्हें। आप वैसे ये भी कह देंगे वक्त आने पे, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या हो। अब जो सियासी रहनुमा है ना नाज़रीन, उनका यही वतीर है कि वो अपनी नाकामियों को मानते नहीं हैं, जिगर बड़ा करना पड़ता है अपनी नाकामियों को मानने, बॉस को मानने के लिए, सबके सामने मानने के लिए कि हाँ मैं यहाँ पे गलत हूँ, बड़ा जिगर चाहिए होता है। नहीं है आप लोगों का जिगर इतना बड़ा। और ये सारा मलबा क्या करते हैं, सिंपल आसान जो डरपोक लोग करते हैं, बहादुर तो है नहीं, डरपोकी में क्या करते हैं कि सारा मलबा दूसरों पे फेंकने की कोशिश करते हैं, बस जी बात खत्म। अब सियासतदानों को गैर जिम्मेदारियों को छोड़कर मेरे ख्याल से जिम्मेदाराना, बड़ा रिस्पॉन्सिबल रवैया अपनाना होगा। अब वो जो मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, इसकी पॉलिसी नहीं चल सकती, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगी ज़रताज गुलशन। वेलकम बैक नाजरीन। चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब से पहले हम देख रहे हैं कि सियासी जोर तोड़ जो है वो ज़ोरों पर है। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने के लिए दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए PTI रहनुमाओं को तरमीम शुदा दरख्वास्त जमा करवाने की हिदायत भी की है। अच्छा, अब इस वक्त देखा जाए नाजरीन तो मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, आपके सामने है। हुकूमत और अपोजिशन सेनेट में अपना चेयरमैन लाने के लिए आप कह लें कि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में मसरूफ़ है, और मुल्क की तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों से हुकूमत और अपोजिशन के राब्ते भी जारी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हुकूमत की तरफ से अपोजिशन में शामिल JUI के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की ऑफर भी दी गई, ऐसी खबरें आई, जिसके बाद अब्दुल गफूर हैदरी साहब की तरफ से रिस्पॉन्स आया, रद्द अमल भी सामने आया। कहते हैं कि जी जिस हुकूमत को अपोजिशन तस्लीम नहीं करती उस हुकूमत की ऑफर की क्या वैल्यू है, क्या हैसियत है, कोई हैसियत नहीं है। अब PTM ने भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के ओहदे के लिए नामजद कर दिया है। अब आगे क्या देखना है, देखना ये कि 12 मार्च के बाद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन आखिर बनता कौन है। इस तमाम मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर ममलिकत ज़रताज गुल साहिबा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया ज़रताज आपके वक्त के लिए। ज़रताज, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जी NRO नहीं दूंगा, चोरों से लुटेरों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी को NRO नहीं मिलेगा, इनसे बात नहीं हो सकती। फिर ये कहाँ से बात निकल आई कि जी डेप्यूटी चेयरमैन की ऑफ़र तक बात पहुँच गई। अगर ये बात सच है तो क्या ये मुकमुका की कोशिश नहीं? थैंक यू फिज़ा, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि चूँकि इस वक्त सेनेट के अंदर कोई ख़ास किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, इंडिपेंडेंट मिला के, रिलाइज मिला के। इनफैक्ट अगर पार्टी पोजीशन देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो सेनेटर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। और सादिक संजरानी साहब को एक एज हासिल है कि चूँकि वो छोटे सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, 3 साल से वो ऑलरेडी एक सेनेट के चेयरमैन रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को रिटेन करना चाह रहे हैं। PTI गवर्नमेंट की उनको सपोर्ट हासिल है, वो हमारे कैंडिडेट हैं।
और उनका अपना कॉन्डक्ट और उनका अपना किरदार, अदम एतमाद के बाद जो पिछले दफ़ा उनके ऊपर एक अटैक किया गया था, उसके बाद भी उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों से बड़ा अच्छा रखा है। तो हम तो यही समझते हैं कि सादिक संजरानी साहब जो है वो भरपूर इंशाल्लाह उसके साथ जीतेंगे। और मैं तो यही समझती हूँ कि स्टेट की अलामत के जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे अगर आप कराची से आपका प्रेसिडेंट है और पंजाब से आपका यानी अगर प्राइम मिनिस्टर आता है, तो वहाँ पे आपको छोटे सूबों को भी मेन स्ट्रीम स्टेट की जो वो होती हैं इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे आपको ज़रूर हिस्सा देना चाहिए। तो आई थिंक सादिक संजरानी साहब इज़ अ वंडरफुल पर्सन और उनको जीतना चाहिए और हमें यकीन है। जहाँ तक पार्टियों की बात है, हर कोई एक दूसरे से सीट भी मांग रहा है, एक दूसरे को कह भी रहा है कि जी आप हमें वोट दें, बल्कि सादिक संजरानी साहब तो खुद जो है वो सबसे वोट मांग रहे हैं। हमारी तरफ से कोई ऑफर मौलाना गफूर हैदरी साहब को नहीं की गई है, जस्ट एक फिलर था जो कि एक बाहर निकलते हुए जो है सादिक संजरानी साहब के पास, क्योंकि खटक साहब भी मौजूद है, वहाँ कैंडिडेट है उनका, वहाँ पे बनता भी है। तो वहाँ पे मजाकन शायद मौलाना गफूर हैदरी साहब के साथ बात की, वो तो वहाँ पे बड़े मुस्कुरा रहे थे। देखें मैं तो अगर फिर टेक्निकली तो फिर फिजा ये बात मुमकिन ही नहीं है कि एक तो ये कि सादिक संजरानी साहब चूँकि हमारी कैंडिडेट है, बलोचिस्तान को हमने नुमाइंदगी देनी और वो इंशाल्लाह जीत जाएंगे, तो ये एक और कैंडिडेट तो बलोचिस्तान से हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब सही फील होता है। दूसरी बात ये कि अगर कोई अपने आप को पार्टी में रख के सोचे जिसके लीडर को पूरी उम्र डीजल कहा गया और उनके पास हमेशा से परमिट रहे हों, जो एक डीजल के परमिट के ऊपर बिक जाते हों और पूरी दुनिया ने उनकी सियासत का तमाशा देखा है कि डेप्यूटी चेयरमैन के ओहदे की ऑफर की बात करें, उसी से वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। नहीं बिल्कुल भी नहीं की, वो जस्ट एक फिलर था, एक मजाक था। मैं ये कह रही हूँ कि अगर वाकई कोई इस तरह सीरियस इसको गफूर हैदरी साहब मसला बना रहे हैं अपनी हैसियत को वो करने के लिए, कोई बड़ी वाकई सीरियस ऑफर थी, तो फिर तो फिजा जब सेनेट चेयरमैन साहब के जो जी फिजा जी सही ठीक है। अच्छा सरताज, यानी आप ये कह रही हैं बिल्कुल ये झूठी बात है, ऐसी बात हुई नहीं, अगर हुई है तो जरा लाइटर नोट पे हुई है और उसको उन्होंने सीरियस ले लिया, उसको कैश करवाने की कोशिश करें कि हुकूमत हमारे जा रही है हमसे बात करने के लिए, हुकूमत तो अभी भी हमारे हमें ऑफर्स दे रही है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इस तरह के फिलर से आपको क्या समझ आती है कि यानी वो ये एक तासुर देना चाह रहे हैं कि हुकूमत हमसे बात करना चाहती है, हुकूमत खुद हमें एनआरओ देना, जैसे कि मरियम नवाज बार बार कहती हैं कि हुकूमत हमें एनआरओ देना चाहती है, लेकिन हुकूमत तो खुद एनआरओ देने की पोजीशन में नहीं। मरियम नवाज बार बार ये बात करती हैं, हर जलसे में जब भी वो खिताब करती हैं, कहीं भी बात करती हैं, तो बारहा ये बात करने की कोशिश करती हैं, लोगों को कहने की कोशिश करती हैं कि जैसे हुकूमत बार बार राब्ता करती है लेकिन वो एनआरओ लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए फिजा, जहाँ तक मौलाना गफूर हैदरी साहब की बात है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया कि एक फिलर था जो एक अजराए करम चलते हुए मजाकन शायद खटक साहब ने कह दिया, वो कोई ऑफिशियल हमारे ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं है। और दूसरी बात है कि अगर गफूर हैदरी साहब को इतना ही कोई एतराज़ था तो जब सेनेट चेयरमैन साहब के चैम्बर में ये तमाम बैठे हुए थे, जिस शख्स के लीडर को पूरी उम्र डीजल कहा गया और वो है भी, वो डीजल के परमिट के ऊपर बिकते हैं, तो उस वक्त वो क्यों इसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया? मैं तो बैठना पसंद ना करूँ, तो लिहाजा ये बात तो यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक आपने मरियम नवाज की बात की है फिजा, देखें इस खातून का मैं क्या कहूँ, ये खातून तो मुझे लगता है कि उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू है। आज तक इसने इलेक्शन नहीं लड़ा, काउंसलर भी नहीं बनी, इसके पोर्टफोलियो पे सिवाय झूठ के, मकर फरेब के, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के और लूटी हुई दौलत के अलावा, पनामा केस के अलावा इस खातून के पोर्टफोलियो पे मुझे कोई एक भी आप ऑनरेबल इंसिडेंट या कोई ऐसे पोर्टफोलियो पे कोई तालीम, एजुकेशन या कोई आप मुझे सक्सेस स्टोरी बता दे जो इस खातून की बात का मैं जवाब दूँ। जहाँ तक ये कह रही कि जी हम गवर्नमेंट इनसे बात करना चाहती है, देखिए इस खातून के किरदार को आपसे यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में इसने वहाँ पे इलेक्शन में जाके रंग बिरंगी टोपियाँ पहन के इसने जलसे किए, जहाँ पे इसका कैंडिडेट ही नहीं था, तो वहाँ से इसको बुरी तरीके से शिकस्त हुई। अब जो ये यूसुफ रजा गिलानी जो कि एक एलिजेड ज्वेल थीफ है, जिसके उन्होंने लाड़काना की सड़कों पे घसीटना था, पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, उसको इन्होंने जो है वो उसके तजवीज़ और तस्दीक कुनिंदा बन के दाएं बाएं PMLN ने और उनको फेडरल गवर्नमेंट में जाके ज़बरदस्ती सेनेटर बनवाया। वहाँ पे तो सवाल ये पैदा होता है कि मरियम बाजी जिसका कहते हैं ना पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये जो अब्दुल्ली नाचती फिरती है, मुझे बताएं कि पंजाब के अलावा इनके फेडरेशन से, बलोचिस्तान से, KPK से, सिंध से, कहाँ से इनके कोई सेनेटर जो हैं वो मुंतखब हुए हैं जो मैं इसकी बात का कोई जवाब दूँ? तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि अपनी पार्टी को इसने डबो दिया है, क्लीन स्वीप हो गई ये PMLN। अगर इसको शौक है कि ये पीपल्स पार्टी की
सक्सेस स्टोरी को, जो कि है तो खैर पैसे की स्टोरी है, तो ज़मीर के फरोशी की स्टोरी है, तो धांधली की स्टोरी, अगर उसको ये अपना क्रेडिट लेना चाहती है तो वेल गुड। बालाल एनआरओ की जिनको आते हैं वो पीएमएलए नहीं है, अभी भी इनके भगोड़ा वाले लंदन में बारी बीमारी का बहाना बना के बैठे हुए हैं, तो लिहाजा एनआरओ दूसरों को गिनवाने से बेहतर है अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। जी फिजा। अच्छा जरदा, जैसे कि अभी आपने गिलानी साहब की जीत के हवाले से जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया कि ये ज़मीर फरोशी थी, ये जीत नहीं, ये ज़मीर फरोशी है, जिस तरह भी कहा जा रहा है हॉर्स ट्रेडिंग से हुआ या आपके लोगों ने वोट दिया उनको, तो इससे रिलेटेड बहुत से जहनों में एक सवाल ये गर्दिश कर रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ या इत्तेहादियों के वो MNAs जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर आपको यकीन है कि हॉर्स ट्रेडिंग है, उन्होंने अपने ज़मीर फ़रोख किए और डेफिनेटली जब नंबर पूरे थे तो वहाँ पर वोट ज़्यादा चले गए, तो अंडरस्टूड सी बात है कि अंदर के लोग बिक गए। तो ऊपर से आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे बयानात सामने आ रहे थे कि अरे ये तो इतने लोग हैं, इससे भी ज़्यादा थे, ये तो इससे भी ज़्यादा थे जो कि अपनी वफादारियाँ बेचने के लिए तैयार थे, तो उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं? इससे क्या समझे लोग? देखिए फिजा, यूसुफ रज़ा गिलानी का नंबर के बावजूद, नंबर ना होने के बावजूद सेनेट का सेनेटर जो है वो मुंतखब होना, ये खुद PDM की सियासत के ऊपर सवाल या निशान है। और यही सवाल जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको यही कहा था कि जो वोट की जो सेंटिटी है या फिर ये कि जो सिक्रेसी है वो ताहयात नहीं हो सकती, और आप वो तमाम करें कि सेनेट का जो इलेक्शन वो फ्री एंड फेयर हो। फ्री एंड फेयर तो इस तरीके से हुआ है कि जो उनके बेटे अली हैदर गिलानी, उनकी वीडियो लीक हुई जिसमें वो वोट के तकद्दुस को पामाल करने के तरीके बता रहे हैं, नासिर शाह से बात करवा रहे हैं कि कितने में ज़मीर करने के तरीके बता रहे हैं, वो करें। फिर जो इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर है परवेज अशरफ साहब, उनको भी बुलाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि वो पार्लियामेंट में इस इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि बाबा इनके लोगों ने तो एडवांस पकड़ लिया, तो जिनको एडवांस दिया वो राजा परवेज अशरफ साहब को भी पता होगा। मरियम नवाज ने ये कहा कि जी टिकट जो है वो PMLN का चला है, तो इसका मतलब है कि इंड्यूसमेंट है, आपने लोगों को लालच देके, टिकट का लालच देके आपने असरअंदाज होने की कोशिश की है। अब जहाँ तक ये बात है कि हमारे लोग, अच्छा सरताज, ये तो इमरान खान साहब ने भी बोला ना कि ये एजेंसियों से पता करवा ले, इलेक्शन कमीशन वाले पूछ लें कि किस हद तक धांधली हुई है, किस हद तक ज़मीर फरोख किए गए, किस हद तक, इसका मतलब है खान साहब के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। खान साहब ने जब बाद में एतमाद का वोट लिया था पार्लियामेंट में, तो इसका मतलब है कि खान साहब के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किस किस ने अपने ज़मीर का सौदा किया, किस किस का क्या रेट लगा, किस किस ने अपनी वफादारियाँ तब्दील की, पैसों के एवज या किसी टिकट के एवज उन्होंने अपने ईमान बेचे, उन्होंने सौदे किए और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत को मुमकिन बनाया। हम ये कह सकते हैं कि खान साहब को सबके नाम पता है और खान साहब बड़े ज़र्फ का मुजाहरा कर रहे हैं और किसी के खिलाफ को कार्रवाई नहीं की जा रही। देखिए फिजा, सीधी सी बात ये है कि ये अजीब ज़मीर फरोशी है, ये अजीब ख़रीदो फरोख्त है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद कहते हैं 172 जो खातून हमारी फौज अरशद के वोट्स के बावजूद कहते हैं, और हाईएस्ट अक्सरियत इस वक्त हमारी सेनेट के अंदर है, इसके बावजूद भी कहते हैं कि मैं मॉरल अथॉरिटी के अंदर जो PDM ने ड्रामा करके रखा हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, मैं खुद अपने आप को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए पेश करता हूँ। वो 176 के बजाय 178 वोट ले लेते हैं और अपने अराकीन को, रिलाइज को भी कहते हैं जिसने मेरे खिलाफ खड़ा होना है, मुझ पर एतमाद है, वो मेरे सामने खड़ा हो जाए पहले कि अपनी आखिरत जो है वो खराब ना करे। तो वो वहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो अपना जवाब जो है वो दे दिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ। अब सवाल तो यही होना चाहिए, सवाल को जरा दोबारा सुनिएगा, देखिएगा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। अब वही सवाल है कि हाँ जुर्रत थी, यहीं से बात के देखिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुला चैलेंज कर दिया कि अगर किसी को मुझसे कोई मेरी परफॉर्मेंस पे एतराज़ है या मुझ पर कोई एतराज़ है, मुझ पर एतमाद नहीं, तो सामने आके मुझे बताए कि मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता या मुझे आपकी इस बात पे इख्तलाफ है या मैं आपके साथ नहीं उनके साथ हूँ। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की, बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया। लेकिन अब वही बात है कि जिन लोगों ने अपने वोट बेचे, जिन लोगों की वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीते, वो जो नंबर इधर की बजाय उधर चले गए, उधर पूरे हो गए, हालांकि यहाँ ज़्यादा थे, तो ऐसे लोगों ने भी तो फिर इमरान खान साहब को जिन एतमाद का वोट दे दिया ना, यानी उन लोगों की मुनाफिकत के हवाले से आप क्या कहती हैं? और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है उनके नाम, जैसे कोई कहते हैं कि एजेंसी से पता कर लें, सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा बाकायदा कि कितनी धांधली हुई है इस दफ़ा सेनेट इंतखाबात में। इसका मतलब अगर खान साहब जानते हैं उन लोगों के नाम के वो कौन कौन सा शख्स था जिन्होंने मेरी कमर में, पीठ में खंजर खोंपा, तो इसका मतलब है कि वो लोग फिर इमरान खान साहब को कैसे फेस कर रहे होंगे। यानी जब ओपन बैलेट हुई तो फिर ओपन बैलेट के जरिए उन्होंने इमरान खान साहब पे एतमाद कर दिया, जब ओपन बैलेट नहीं है, खुफिया बैलेटिंग है, तो उसके बाद वो बिक गए, उन्होंने पैसे पकड़े या टिकट पकड़ा, मुफाद पकड़ा।
तो इसका मतलब है कि वो लोग जो मुनाफिक हैं, अगर खान साहब को उनका पता चल गया या चल जाएगा तो कैसे फेस करेंगे इमरान खान साहब को? देखिए फिजा, आपने खुद ही जवाब दे दिया ना। सीक्रेट बैलेट जो वोटिंग है, जिसके लिए हमने जंग लड़ी कि ना हो, क्योंकि इसमें धांधली का खतरा होता है, ज़मीर फरोशी का खतरा होता है, बकरा मंडी लग जाती है और बेचे जाते हैं सेनेटर्स। यही से तो उसका जवाब आ जाता है कि जब वो ओपन था तो वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे। जहाँ तक आपने ये बात बताई कि वो किस तरह जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ या उनके सामने खड़े होंगे, वो तो सबके सब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े थे। तो इसका मतलब है कि एक ही सीट के ऊपर ज़बरदस्ती गिलानी को ज़बरदस्ती सेनेटर बनवाना था पीडीएम ने, जिसकी वजह से कोई हैवी किस्म की इस तरह का उन्होंने पैसे चलाए हैं। और जब भी खरीदो फरोख्त होती है जरदारी का नाम ज़रूर होता है, और बीच में जो है पूरी पीडीएम ने उसके अंदर बहती गंगा में हाथ धोए। अब जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जहाँ तक बात है, मैं उन 16 लोगों का या जितने भी लोग थे फिजा, मैं यही बात कह सकती हूँ कि उनको तो ओपन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चैलेंज किया कि अगर आप में जुर्रत है तो मुनाफिकत ना करें, मेरे सामने खड़े हो जाए। वो नहीं खड़े हुए। मैं एलाइस का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और अपनी पार्टी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो ओपन जब एतमाद का वोट था तो वो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये जुर्रत सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में ही हो सकती है कि एक तो ये कि कौंसलर की सीट भी लोग नहीं छोड़ते, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शिप जो है वो छोड़ने के लिए ऑफ़र की और दोबारा अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया। दूसरा, अपनी पार्टी में 2018 के जनरल इलेक्शन से अपना नुकसान करके अपने एमपीएस को निकालना, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही कर सकते हैं। इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में गए, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्टैंडिंग कमेटियों में गए, प्रेसिडेंशियल जो है वो ऑर्डिनेंस भेजा और इस असम्बली में जो है वो लेकर आए, उस वक्त पूरी पीडीएम धांधली के साथ खड़ी थी, ज़मीर फरोशी के साथ खड़ी थी, वो बकरा मंडी के साथ खड़ी थी, क्योंकि उनको धांधली वाला इलेक्शन सूट करता है। जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ओपन बैलेट के साथ खड़े थे। तो अब हमने यही तो बात हम लेकर गए हैं कि आइंदा से ऐसा इलेक्शन हो जिसके ऊपर ये सवाल ना हो कि आपकी अददी अक्सरियत हो, आप खातून जो सेनेटर है उसकी सीट पे आप जीत जाते हैं और मजाकन जो है आप हफीज शेख की उसके ऊपर हार जाते हैं, और फिर वही एमएनए साहिबान जब मिनिस्टर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो वो सबके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होते हैं। तो यही पर इलेक्शन के ऊपर सवाल पैदा होता है, और यही सवाल इस सीट के ऊपर हमारी जो एमएनएज हैं या जो हमारी लीगल टीम है वो इलेक्शन कमीशन में ये मुद्दा लेकर गई है। जी ज़रताज गुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, हमेशा की तरह सदीक जान इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक, आपकी बड़ी खबर आज क्या है? क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए अगले जो 72 घंटे हैं वो बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 अहम समातें हुई थी, इस हवाले से भी अपडेट कर दीजिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि अगले 72 घंटे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए जितने इंपॉर्टेंट है उतनी हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न यह है कि एक तो आज समात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और आज की जो समात थी उसके ऊपर हम आते हैं, बात करते हैं कि आज क्या हुआ। लेकिन कल भी इस हवाले से समात होना है, और साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में NA 75 के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसको तहरीक इंसाफ ने, अली असद मली ने चैलेंज किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। कल ही अली नवाज अमान जो MNA है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने गिलानी साहब की जो फतह है, जो वो जीते हैं, सेनेटर बने हैं, उनकी इस कामयाबी को चैलेंज कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि अगले 2 दिन जोड़ तोड़ होने, और अगले 2 दिन और फिर जुमे वाले दिन इलेक्शन है कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा। जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। सबसे पहले तो सब साथियों के लिए बमशल था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही प्रेस रिलीज को जो है वो लग करार दे दिया है, झूठ करार दे दिया है, बेबुनियाद करार दे दिया है। 2 मार्च को जब ये वीडियो सामने आई थी कि कैसे गिलानी साहब के बेटे जो है अली अदर गिलानी वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो पैसे बांट रहे हैं, वो वोट खरीद रहे हैं, वो वोट ज़ाया करने के तरीके बता रहे हैं। उस दिन एक खबर चली थी जिसको हम सारे चैनल्स ने बहुत हाईलाइट किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने कहा है कि जब उनके सामने वो प्रेस रिलीज रखी गई, उन्होंने कहा ये पंफलेट क्या है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये पंफलेट नहीं है, ये आपकी प्रेस रिलीज है। उन्होंने कहा किसकी प्रेस रिलीज? उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। उन्होंने कहा हमने कोई नोटिस नहीं लिया, हम कोई तहकीकात नहीं कर रहे, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और ना ही उन वीडियोज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ है सॉलिड
जिसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात बहुत हैरानकुन थी। अब हमें बाकी भी जो प्रेस रिलीजेज हैं इलेक्शन कमीशन की वो बड़ा देखभाल के चलानी पड़ेंगी, क्योंकि हमने तो बहुत प्रेस रिलीजें चलाई थी इलेक्शन कमीशन की मीडिया के ऊपर कि आइन के मुताबिक काम करेंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे, शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, जो है वो ऐसे इलेक्शन करवाएंगे कि लोगों को पता चलेगा कि इस मुल्क में इतने साफ और शफाफ इलेक्शन भी हो सकते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस प्रेस रिलीज का हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं है। गो के कमल शोजब ने कहा कि उस रात जब वो दरख्वास्त देने आई थी उनको इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर ने कहा था कि हम पहले नोटिस ले चुके हैं, लेकिन एक तो ये मामला हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने नोटिस नहीं लिया, ना हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा जो मामला था वो बहुत हैरान कुन था और परेशान कुन भी था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो आप इसको छोड़ दें कि गिलानी साहब का बेटा वोट खरीद रहा है, पैसे दे रहा है। पहले तो उन्होंने कहा इसमें कोई सॉलिड चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें पता चले कि वो पैसे दे रहे हैं या वोट खरीद रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो दो बंदे जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं और जो जिनसे वो बात कर रहे हैं वो दो बंदे कौन हैं उनका हमें बताएं। इस चीज़ पे फोकस रहा इलेक्शन कमीशन मेंबरान का कि वो दो बंदे कौन हैं। उसकी वजह यह है इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि ये स्टिंग ऑपरेशन था। इलेक्शन कमीशन अब तहरीक इंसाफ को जो है वो इस तरह के रिमार्क्स उधर से आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को ये डराया जा रहा है कि आप गिलानी साहब के बेटे का कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके दो अरकान नहीं बचेंगे जो एतराफ़ करेंगे कि जी बिल्कुल हम पैसे ले रहे थे या हम बिक रहे थे। गो के वो स्टिंग ऑपरेशन है। अब तहरीक इंसाफ के लिए ये खतरा पैदा कर दिया गया कि उनके दो अरकान के गिर्द घेरा जो है वो तंग हो रहा है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि अगर ये साबित हो भी जाए कि अली हैदर गिलानी पैसे देकर और वोट खरीद रहे थे, इसके नताइज सिर्फ अली हैदर गिलानी तक होंगे, यानी वो एक गलत काम कर रहे हैं और हर शख्स अपने किए का जवाबदेह है। जो वो गलत कर रहा है वो भुगतेगा। इसका यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर हैदर गिलानी अली हैदर गिलानी वोट खरीद रहे हैं तो इसका नुकसान उनको हो सकता है, वो MP हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन गिलानी साहब का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन में इमरान ने यह कहा कि मरियम ने जो ये बात कही थी कि जी टिकट चला नून लीग का, उन्होंने कहा इसमें क्या गलत बात है। हो सकता है वो ये कहना चाह रही हूँ कि बयानिया चला है, शख्सियत का कोई असर था, कोई आवाज़ का, कोई मौक़िफ़ का, बयानिया का कोई असर था। तो उन्होंने कहा यहाँ से भी कोई ऐसा नहीं चीज़ नहीं लग रही कि ये कोई बहुत बड़े जो है वो गलत काम हुआ है। अब कल का दिन इम्पॉर्टेंट है। दो उन लोगों के नाम आज लिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, एक कैप्टन जमील और एक फ़हीम खान। पहली मरतबा हुकूमत ने किसी आइनी फोरम के ऊपर ये इंकशाफ किया है कि ये दो अरकान थे। पहले मीडिया में तो बात हो रही थी, पहली बार किसी फोरम पर उन दोनों का नाम लिया गया है। अब उन दोनों को भी रिस्पोंडेंट बनाया जाएगा, उन दोनों को भी पेश किया जाएगा। और ये मैं आपको खबर देता चलूँ कि हुकूमत ने आज की समाअत के बाद जो इलेक्शन कमीशन में हुआ उसके बाद उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है और उनको नज़र आ रहा है कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। यूसुफ रज़ा गिलानी का नोटिफिकेशन भी जारी होगा, हुकूमत की दरख्वास्त भी मुस्तरद होगी, इसलिए हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। अपील जो है वो तैयार कर ली गई है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त मुस्तरद होगी तो फ़ौरन ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। ये आज की इस कार्रवाई के बाद जो हुकूमती लीगल टीम की मीटिंग हुई है उसमें ये तय हो गया है। और साथ ही हुकूमत का आज जो फोकस था फ़ारूक हबीब का, मलिका बुखारी का, कमल शोजब का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बार बार ये कहते रहे कि वीडियोस पूरे पाकिस्तान ने देख ली हैं, कैसे पैसा चला, कैसे खरीदो फरोख्त हुई, सिंध के वसाइल, सिंध के बजट, सिंध का पैसा, नासिर हुसैन शाह साहब, ये सारी चीज़ें पूरी कौम ने देख ली हैं। अब हमने वीडियोस आपको दे दी हैं, अब पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि आप क्या करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन को यह भी कहा गया कि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल उसी तरह से कार्रवाई करें इस मामले में जैसे आपने NA-75 में कार्रवाई की है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी आप अपने अख्तियारात को उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे NA-75 में किया है। ये आज इस्तदाद थी बैरिस्टर अली ज़फ़र की और उनके साथ जो दरख्वास्त गुजार पेश हुए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज जो समाअत थी, जब समाअत के लिए पहुंचे फ़ारूक हबीब और उनके जो दीगर जो दो अरकान असम्बली दरख्वास्त गुजारें, तो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने आकर कहा कि जी ये नोटिस रिसीव कर लें। तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया नोटिस रिसीव करने से। उन्होंने कहा कि हम तो मीडिया से देख कर आए हैं कि समाअत जो है वो मुकर्रर हो गई है, हमें तो ये नोटिस मिला भी नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने रोस्टर पर जाकर वो नोटिस वसूल किया। 10 बजे समाअत थी और नोटिस उन्होंने मौसूल किया 10:41 पर, और उनको उनके ऑफिस ने बताया कि 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो है वो उनके ऑफिस में पहुंचा है। तो ये सूरत हाल है, देखते हैं अब कल किस तरफ मामला जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जन आपकी बड़ी खबर के लिए। और नाज़रीन, जाने से पहले मैं आज भी चीज़ें से पाकिस्तान और मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करूँगी कि सलीम बेग जो कि चेयरमैन पैमर है, अपने ओहदे का, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको उनके ओहदे से हटाया जाए, किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर बिठाया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और मुतल्लिका हुकाम से। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।